कम उम्र में आप योग की तरफ कैसे डायरेक्ट हुई और कैसे योग सिखाने लगी? अंदर से जो बॉडी को क्लीन करने का तरीका है वो योग के पास है। आप कितने दिन में ठीक हो गए इस योग से? मुझे सच में पता नहीं था मेरी बॉडी के साथ एक्चुअली गलत हो क्या रहा है। कपालभाति आपने ट्यूबरकुलोसिस में शुरू किया। दिमाग के साथ साथ शरीर में बहुत इंप्रूवमेंट्स आते हैं। साइकिल के दौरान अपने आप को हेल्दी रखना, शहर की जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी ड्रॉप होती जाती है। प्रोटीन पाउडर्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, ये काफ़ी आम हो गया है। तो जिम में जो बॉडी दिखाई जाती है, क्या आपको सच में लगता है वो इतनी अट्रैक्टिव है? आप कैसे देख रहे हैं कि वो लोग हमको कैसे देख रहे हैं योग के बारे में? हमारी बॉडी से जो ब्लड रेगुलरली प्योरीफाई होकर निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये है द डिटॉक्स शो पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त दिनकर शर्मा और आज हमने रखा है एक स्पेशल पॉडकास्ट। आप जानते हैं कि 21 जून को है इंटरनेशनल योग डे, जिसकी थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन हेल्थ, तो योग को हेल्थ से जोड़ा गया है इस बार की थीम में। और योग को हेल्थ से कैसे जोड़ें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट, योगाचार्य, मैं कहूँ तो यंग टैलेंट योगाचार्य मानवी टेलर हमारे साथ है। हेलो मानवी। हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम मानवी है और मैं एक योगाचार्य हूँ। फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं योगा सिखा रही हूँ और इस फील्ड में काम कर। आप इस फील्ड में काम कर रही हैं और हमें योग को हेल्थ से जोड़ना है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार थीम रखी है। और आप जानते हैं कि 2014 में भारत की इस प्रॉपर्टी को, मैं कहूँ, जो महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र हमको दिया है, इसको पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान करी और 2015 से हमारे देश में और पूरे विश्व में योग दिवस बनाना शुरू हुआ। तो सबसे पहले आप एक यंग योगाचार्य हैं, योग दिवस की आपको शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपनी जर्नी बताएं कि इतनी कम उम्र में आप योग की तरफ कैसे डायरेक्ट हुई और कैसे योग सिखाने लगी। योग की तरफ मेरी जर्नी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। लगभग अभी 5 साल मैंने पूरे कर लिए हैं। पर योग से पहले भी एक ऐसी जर्नी थी जिसने मुझे योग की तरफ जाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। कैसे? ये जर्नी कुछ ऐसे थी कि शुरुआत से एक बीमार बच्चे की तरह जिसने जन्म लिया और लगातार दवाइयों पे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हुए जब मैं बड़ी हुई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो ऐसा होगा जो प्रकृति ने मुझे दिया होगा, जो मुझे खुद से ठीक कर सके। दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कभी कोई जांच, कभी क्या, बहुत सारी चीज़ें। ये किस एज से आपके साथ शुरू हुआ? जब से मैं पैदा हुई तब से। आई वॉज बॉर्न विद एस्थमा, जिस वजह से मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग इश्यूज होते थे। मैं सांस नहीं ले पाती थी, इमरजेंसीज में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, ब्रीदिंग पम्प्स एंड ऑल, सबको झेलते हुए धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो पता चला मुझे एलर्जीज हैं, हाइपर एलर्जीज। थोड़ी और बड़ी होने लगी तो मैंने एक खेल शुरू किया। मुझे लगा खेल मेरे स्वास्थ्य को थोड़ा बेहतर करने में मदद करेगा, पर उसके साथ मुझे एक तोहफा मिला। कौन सा खेल आप खेलते थे? मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स खेला, मैंने वुशु खेला, बॉक्सिंग खेला, जूडो मैंने खेला, अलग अलग लेवल पे, कहीं स्टेट, नेशनल, यूनिवर्सिटी चैम्पियन। बहुत सारे टैग्स मिलते रहे टाइम के साथ, पर उसके साथ कुछ गिफ्ट्स मिले जो थी इंजरीज, बहुत सारी चोट, इतनी कि उसके बाद पैरों की सर्जरीज करानी पड़ी। आई एम 24 और इस स्टेज में मेरे पास घुटनों की 2 सर्जरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। 12 से ज़्यादा बार मेरे पैरों में चोट लगी है। मेजर ट्यूबरक्लोसिस 3rd स्टेज, जिसे क्योर किया गया। ट्यूबरकुलोसिस 3rd स्टेज, जिसमें लंग्स की कंडीशन सांस लेने लायक नहीं बचती है। मेजर मतलब लंग्स डिफॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे कि वो अंदर ही डिसॉल्व कंडीशन में जा चुके थे। साधारण भाषा में कहूँ तो अंदर से सड़ने लगी थी मैं। अच्छा। लगातार क्रैम्प्स होते थे, कोई सो नहीं सकती, कभी क्या, कंटिन्यूस मेडिकेशन। जैसे एक बच्ची की आँख खुली और आँख खुलती ही उसने पहले पानी नहीं देखा कुछ और, आँखें ढंग से खुली नहीं, पहले दवाइयाँ ढूंढी और वो सिलसिला लगभग साल भर से ज़्यादा चला। बॉडी नेचुरल जो फॉर्म्स थे उसको भूलती जा रही थी। कभी साइनोसाइटिस हो गया, फिर किडनी स्टोन्स हो गए, इमरजेंसीज में हॉस्पिटल गए, कभी रात को 2 बजे, कभी 3 बजे, कब कैसे दर्द उठ जाएगा पता नहीं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ये भी नहीं पता, क्योंकि किससे क्या चीज़ ट्रिगर हो जाएगी नहीं पता। कभी साइनस हिट हो जाएगा, कभी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, कभी सर्वाइकल हो जाएगा। तो इन सब बीमारियों को, इन सब दवाइयों को साथ में लेते हुए मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इन्हें छोड़ना है। योग की तरफ कैसे आप पहुंचे? योग की तरफ जाने का मेरा पहला मकसद यही था कि मुझे खुद को ठीक करना है। बार बार जो चोटें लग रही है मुझे वो नहीं चाहिए थी, तो मैंने खुद को प्रकृति की धरोहर की तरफ खुद को जोड़ा और प्राणायाम, आसन,
और योगा मैट से रिश्ता जोड़ लिया। तो कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसका तो ध्यान जाता नहीं है, कुछ लोग ऐसे आप नाम लेना चाहेंगे किन लोगों ने आपको इस तरफ डायरेक्शन दिया? और योग के लिए स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप योग करो, आप ये करो, आप ये करो, पर मैंने किसी की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन मिले जिन्होंने मुझे सच में योग की तरफ बोला कि नहीं, अब तुम यही करो, एंड हिज नेम इज़ आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा। जी, ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे योग सिखाया, मुझे ठीक किया, और अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि नहीं, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। कितने दिन में ठीक हो गए इस योग से? लगातार अभ्यास तो काफ़ी लंबे समय चला, लेकिन असर मैं ये कह सकती हूँ कि 2 या 3 दिन बाद से ही मुझे पर्टिकुलर एक्टिविटीज उन्होंने सिखाई होंगी आपसे? बहुत सारी, अच्छा, बहुत जैसे सारी। जैसे एक बहुत प्यारी प्रक्रिया होती है योग में। बाहर से हम स्किन को साफ कर सकते हैं, अंदर से जो बॉडी को क्लीन करने का तरीका है वो योग के पास है, अच्छा, जिसे हम नॉर्मली षट क्रिया के नाम से जानते हैं। छठ क्रिया षट क्रिया, क्या है वो? षट क्रिया में 6 अलग अलग तरीकों से बॉडी को इंटरनली क्लीन किया जाता है, अच्छा, जिसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ थी वो थी वमन नेटी, जिसमें बहुत सारे पानी को पिया जाता है खाली से। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, यस, इसे वमन क्रिया भी कहते हैं। सो वो बॉडी को अंदर से क्लीन करने में बहुत हेल्प करती है, जिसने मुझे कफ रिलेटेड इश्यूज, कोल्ड और पित्त रिलेटेड इश्यूज को फिक्स करने में हेल्प की। मुझे सच में पता नहीं था मेरी बॉडी के साथ एक्चुअली गलत हो क्या रहा है, अच्छा, कि मैं कुछ पर्टिकुलरली चीज़ गलत कर रही हूँ, मेरी डाइट में कुछ गलत है, मेरी लाइफस्टाइल में कुछ गलत है। जो मेडिसिन लेते हैं नॉर्मल कोर्स में वो सब कुछ छोड़ दिया था? मैंने सब छोड़ दिया। जब मैंने योग का हाथ पकड़ा तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और लगभग अभी 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हम कोई मेडिकेशन नहीं लेते। वी डोंट टेक एनी मेडिकेशन। तो योग का हाथ आपने पकड़ा और अभी आपने ये बताया कि जब आपको ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ 3rd स्टेज तो आपने मेडिसिन छोड़ दी, उसके बाद क्या किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा इन्फेक्शन हो जाता है। तो हाँ, मैंने दवाइयाँ छोड़ी, और उसका एक बहुत अच्छा रीज़न भी था कि वो मेरी बॉडी में चेंजेस लेके आ रही थी जो मुझे नहीं चाहिए थे। वो मेरे शरीर को अंदर से इतना वीक बना रही थी कि मैं नॉर्मल अपने दिन के काम नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक्स होती हैं काफ़ी हैवी। काफ़ी हैवी, बोन्स पे भी वो इफ़ेक्ट करती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को वो इम्पैक्ट करती हैं, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है उनको लेने के बाद, स्लीपिंग इश्यूज हो जाते हैं कि कभी नींद आती है, कभी इतनी नहीं आती है, वो सारे इश्यूज एक साथ होते हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ा एंड मैंने कपालभाति करना शुरू किया। कपालभाति आपने ट्यूबरकुलोसिस में शुरू किया, कितना कितना करना पड़ता? कपालभाति सच बताऊँ तो मैंने कभी गिन के नहीं की, मैंने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग की कि मैं कब तक कर पा रही हूँ, और टाइम के साथ वो कब कितना बढ़ी मुझे नहीं पता, पर हाँ काफ़ी अच्छी हो गई थी। शुरुआत में जब लंग्स की कैपेसिटी ही ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ 1 या 2 बार भी ढंग से सांस ले पाऊँ, क्योंकि लेटते वक्त ही क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते थे। मैं लेट नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। तब कपालभाति शुरू करना तो मेरे लिए 10 कपालभाति भी मुश्किल थी। तो आपका लंग्स का एक्सरे हुआ होगा व्हेन दिस इन्फेक्शन स्टार्टेड, और जब आपने कपालभाति के लिए अपने आप को क्लीन किया तब आपने एक्सरे करवाया, कुछ कंपैरिजन दिखा क्या? ये डेटा है आपके पास? हाँ, रिपोर्ट्स होंगे मेरे पास। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा अलग दिखा कि अब लंग्स की सिचुएशन ऐसी है? क्योर्ड थे वो। क्योर थे? हाँ, मतलब जैसे कहीं पे हॉलोनेस होती है तो वहाँ पर ना वाइटनेस दिखती है एक्सरे में, लंग्स के स्पेसिफिक एक्सरे में, कि यहाँ पर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो क्योंकि गई, वहाँ तो जो वाइटनेस बढ़ गई है। आल्वियोलाइज होती हैं ट्यूबरकुलोसिस में, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं आल्वियोलाइज वो डैमेज हो जाते हैं, तो क्या वो दोबारा से रिवाइव हो गए? काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ आप ऐसी टिप्स दें कि वो पढ़ाई के दौरान, अपनी चेयर पे बैठे के दौरान, कोचिंग में पढ़ते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करके ही बता सकती हैं कि वो फॉलो करें और अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। लंबे समय तक पढ़ने से, बहुत देर तक बैठने से दिमाग के साथ साथ शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, कि कहीं से फैट बढ़ रहा है, कभी क्या, कभी फटीग है, कभी ब्लोटिंग है, कभी नौजिया हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं। स्ट्रेस उन सब की वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स शरीर में हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। कभी फैमिली स्ट्रेस भी होता है, तो अलग अलग स्ट्रेस मेंटली क्योर किए जा सकते हैं कि हमारा दिमाग उस अकॉर्डिंग थोड़ा शांत रहे। अच्छा, शांत करने के लिए दिमाग को सबसे साइंटिफिकली जो रिसेंटली प्रूवन स्टडी है वो है भ्रामरी के लिए, कि भ्रामरी प्राणायाम। हम भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम को थोड़ा एडवांस हम खुद से बना सकते हैं फेशियल प्रेशर पॉइंट्स को लेकर। थोड़ा सा आप अगर आप करके बताएं तो व्यूअर्स को और समझ में आएगा। बिल्कुल, पर भ्रामरी करने के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनके लिए हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है।
जैसे हम भ्रामरी के अंदर अपने थंब को प्लेस करते हैं, नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम कान को ऐसे बंद कर दें। तो कान को बंद करने की इतनी नीड नहीं होती, वी जस्ट मेक श्योर कि कान के थोड़ा ऊपर की तरफ हम थंब को प्लेस करें, कान के थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर की अच्छा, तरफ, वो अपने आप अंदर हमारे अंदर अंगूठा अंदर डालने डालने की की नीड जरूरत नहीं नहीं। है। कान बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर देके ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं कर सकते। सो कान को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो हमारी हियरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी थोड़ी लो हो जाती है। अच्छा, सेकेंडली हमारी, हाँ करेक्ट, आपके कान की ऊपर की तरफ बिगनिंग में। नेक्स्ट हम मेक श्योर करते हैं हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे आईब्रो के टॉप पे, ओवर हेयर, यहाँ पे यहाँ प्लेस पे। हो। ये हाइपरटेंशन को और माइग्रेन को कम करने के लिए होता है, बिकॉज स्टडी करने वाले बच्चों के माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कितनी देर करना पड़ता है उनको? 5 to 10 सेकेंड्स 3 बार भी प्रेस करेंगे तो हेडेक को, माइग्रेन को और चक्कर आने की इन कंडीशंस को ये क्योर कर सकता है। अगर यहाँ पर आपको मेजर पेन है, स्टिफनेस है, दोनों तरफ कर सकते हैं बिल्कुल इसको? आप दोनों तरफ कर सकते हैं। अगर मेजर स्टिफनेस है तो विच मीन्स कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, इसे क्योर करने की नीड है। अच्छा, आप इस प्रेशर पॉइंट से इसको रिलीज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारी इंडेक्स फिंगर की। तो इंडेक्स फिंगर हमारी आई के बिगनिंग में, जस्ट यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। देन हमारी रिंग फिंगर नॉस्ट्रल के एंड में, जहाँ पे मैक्सिलरी साइनस का ड्रेनेज है। एंड देन लास्ट फिंगर हमारी लिप्स के पास। अच्छा, ये भ्रामरी का पोज है। भ्रामरी के लिए सो वी प्लेस आवर हैंड्स लाइक दिस। सो दिस अल्टीमेटली कवर्स हम जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको कुछ हद तक बंद करने के लिए, कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि हमारी आंखें बंद हो गई है, हम कुछ बाहर नहीं देखेंगे, अब हम अंदर की तरफ देखेंगे। हमारे कान बंद हो गए हैं, हम कुछ और बाहर का नहीं सुनेंगे, हम अंदर की आवाज़ सुनेंगे, इंटरनल वॉइस सुनेंगे। हमने हमारी ज्ञानेंद्रियों को थोड़ा सा सीमित कर दिया। हमारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं होगी, हमारा मुंह बंद रहेगा, हमारी जो आवाज़ होगी वो हमारे स्टमक से क्रिएट होगी। तो एक बार थोड़ा सा आप करके बताएं तो। भ्रामरी मतलब भौरे जैसी आवाज गले से, इस यहाँ से एडम्स एप्पल से आती है। एडम्स एप्पल से। तो ये थ्रोट से पूरा एक वाइब्रेशन और सेंसेशन क्रिएट करती है। इस क्रिया को बिना हाथ यूज़ किए भी आप नॉर्मली कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन, इसे हम चैंटिंग्स बोलते हैं। MSRT में ये होता है। MSRT मतलब माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, बिल्कुल। ये भी योग का ही एक पार्ट है। पुरानी बुक्स में इसे नाद अनुसंधान भी कई जगह कहा गया है। क्या कहा गया था? नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान, ओके। नाद का मतलब होता है गूंजना, एको, और अनुसंधान मतलब उससे खुद की बॉडी को क्योर करना। नाद अनुसंधान की टेक्निक में हम ओम का उच्चारण करते हैं। जो हमारे जितने भी वैदिक मंत्र हैं वो सब नाद अनुसंधान की पद्धति पे बने हुए हैं। अच्छा। जिसका सबसे बड़ा मंत्र है ओम, अ उ और म। आ उ और म। हाँ, इसका कंबाइंड जो यूनिवर्स का वॉइस है ओम, हम उसे चैंट करते हैं। और जब आप इंटरनल लेवल पे अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंदर की तरफ कवर करके इसे बोलने की कोशिश करेंगे, गले से ये पूरी आवाज़ आएगी, तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट होती है जो बॉडी में पॉजिटिव ग्रोथ को अप्रिशिएट करती है। पॉजिटिव ग्रोथ को अप्रिशिएट करती है, बिल्कुल। ग्रो होते हैं। जैसे कैंसर में पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बहुत असीमित तरीके से बढ़ते हैं, तो नाद अनुसंधान की प्रैक्टिस उसे लिमिटेड कर देती है। अच्छा। वो उनको बढ़ने नहीं देती, उन्हें बहुत सीमित कर देती है, कैंसर सेल्स को, और उस प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक देती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी ब्रेन को और बॉडी को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने के लिए। स्ट्रेस तो काफ़ी जगह से आ रहा है बच्चों के पास। फैमिली का स्ट्रेस है, लाइब्रेरी में और बच्चों को अच्छे से पढ़ते हुए देख लिया उस चीज़ का स्ट्रेस है, मार्क्स का स्ट्रेस है, किसी के नोट्स अच्छे दिख गए उस चीज़ का स्ट्रेस है कि मेरे पास नहीं है, एग्ज़ाम आ गए उसका स्ट्रेस है, रिजल्ट का स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। बट रिड्यूस कैसे करना है तो वो खुद से करना पड़ेगा। क्या आप सजेस्ट करेंगे, ऐसी कौन सी टिप्स उनको बताएंगे कि जो ऑफिस में काम करते समय कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे हुए, या कोई फाइल वर्क करते हुए, या घर में कोई किचन का वर्क करते हुए, वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ या टिप कर सकती हैं योग की? कोई ऐसे योग पोस्चर हैं जो बैठे हुए हम ऑफिशियली कर सकते हैं? वर्किंग वुमेन्स के लिए एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। सभी तो नहीं बता सकते, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, तो इश्यूज़ के साथ हम उसे बात कर सकते हैं। प्लीज़। जैसे उन्हें इश्यूज़ होते हैं सर्वाइकल के, क्योंकि लगातार कंप्यूटर पे
काम करने से, लगातार स्क्रीन टाइम से, झुक के खाना बनाने से, झुक के बैठ के पढ़ने से गर्दन आगे आती जाती है और जिस वजह से उनके सर्वाइकल का पेन बढ़ जाता है। विमेंस के सर्वाइकल ज़्यादा होता है, विमेंस के थायराइड इश्यूज बहुत फ्रीक्वेंसी में होते हैं, विमेंस में एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। यस 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक की जो एज की विमेंस है उसमें अभी के टाइम पर ऑलमोस्ट 60% विमेंस एनीमिक है मेजरली। और ऑलमोस्ट हर एज कैटेगरी के विमेंस को विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, ऑलमोस्ट सबको। देन आयरन डिफिशियंसी है, यस उसके बाद मेंस्ट्रुएशन इलनेस हो जाती है, PCOD, PCOS, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली ये विमेंस को, जो वर्किंग विमेंस है उन्हीं को होती है। और इसका एक मेन रीज़न स्ट्रेस भी है। अब स्ट्रेस एक साथ कम नहीं किया जा सकता। ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये इश्यूज भी हमारी विमेंस को ज़्यादा होते हैं। ब्लोटिंग एंड एसिडिटी दोनों विमेंस को ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत दिन की ऐसे होती है, वो खाना ही नहीं खाती। अच्छा आप घर में भी देखेंगे या किसी को भी देखेंगे तो महिलाएं अपना पहला भोजन 12 बजे के आसपास करती है, 12 से 1। वो बच्चों के टिफिन तैयार करना, घर का झाड़ू पोछा, मेड का काम, कभी किसी को ऑफिस के लिए निकलना है तो वो कुछ खाती ही नहीं है, खुद को भी जाना है। तो इतने समय तक भूखा रहने से उनके पेट के अंदर डाइजेस्टिव एसिड बढ़ जाता है। यस और इस वजह से उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो उसका भी ध्यान नहीं रखती ना। हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम सोचते हैं विमेंस मोस्टली जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाए तब तक हम ठीक है, 1-2 गोली खाया हम ठीक हो जाएंगे, हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। कुछ हद तक घर के आदमियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विमेंस का ध्यान रखा जाए। पर हाँ, तो उसके लिए विमेंस को ज़रूरी है कि वो फर्स्ट अपना डाइट टाइम पे ले, पहला खाना जल्दी। पहला टिप तो आपकी है कि डाइट टाइम पे लें, खाना टाइम पे खाएं, फर्स्ट मील लेना बहुत। सुबह उठते ही 1-1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए तो उनको काफ़ी सारे इश्यूज नहीं होंगे। पानी हम नहीं पीते कि बाद में पी लेंगे, बाद में कर लेंगे, पानी कम पीती है विमेंस, उस वजह से उनमें एग्रेसिवनेस भी बढ़ जाता है। पानी नहीं पिया, प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी और वो गुस्सा करेंगी किसी और बात पे। तो उनका गुस्सा कम करने की ये टेक्निक है कि उन्हें खाना पाने के लिए पूछते रहें, बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी योग के अकॉर्डिंग अगर आप पूछें कि विमेंस को क्या करना चाहिए तो विमेंस के लिए बद्धकोण आसन बहुत अच्छा आसन है। बद्धकोण आसन विमेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा सेम पोज वो लेट के भी कर सकती हैं, जैसे हम सुप्त बद्धकोण आसन कहते हैं। सुप्त बद्धकोण आसन, इसके क्या फायदे हैं? सुप्त बद्धकोण आसन उनकी प्यूबिक बोन, पेल्विस बोन के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, हैमस्ट्रिंग और लेग्स को फ्लेक्सिबल करने में और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बेटर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुएटिव हेल्थ को और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये मूड को भी काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देता है। सुप्त बद्धकोण आसन, वज्रासन विमेंस के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन वो बहुत सिंपल पोज है, सिटिंग पोजीशन है बहुत। इसके अलावा वो बाल आसन कर सकते हैं। बाल आसन, हाँ, ये इमोशनल स्ट्रेस को और बैगेज को कम करने में हेल्प करता है। अच्छा। विमेंस का बॉडी का लेफ्ट पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है, जो मून एनर्जी होता है, इमोशंस और स्ट्रेस दोनों को वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो ये कब किए जाते हैं? बाल आसन कब करें? उसका कोई टाइम फिक्स होता है? कब जब मन हो हम तब आसन कर सकते हैं। आसन को किसी समय के अंदर बांधने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं, कई बार कहते हैं ना कुछ खा के करना चाहिए या खाली पेट करना चाहिए, उस कंटेक्स्ट में खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे हो जाए आप आसन कर। वज्रासन किया जा सकता है। वज्रासन खाने की जस्ट बात कर सकते हैं, खाना खाते हुए वज्रासन में बैठा जा सकता है। अच्छा। खाना कभी आसन को नहीं रोकता। बहुत लिमिटेड ऐसे आसन होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को हमें बहुत ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, तब हम आसन को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी योग में ऐसा नहीं है हमारे पास आसनों की कमी है, हमारे पास 84 लाख आसन है। 84 लाख। तो हम जिस तरीके से बैठे हैं, जिस तरीके से खड़े हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, ये सब आसन है। ये सब आसन है, सब आसन है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और कुछ आसन जो वीमेंस के लिए जरूरी है? मलासन विमेंस के लिए बहुत जरूरी। मलासन ट्रेडिशनल इंडियन सिटिंग पोज है। हमारे पुराने टाइम में तो सारा काम मलासन में बैठ के होता था। अच्छा। आटा भी वैसे ही गूंथा जाता था, दोस्तों के साथ बातें भी उसी आसन में होती थी, बैठ के नीचे। अभी भी गांव देहात में कई लोग ऐसे ही बैठे। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। अभी एक बहुत अच्छी स्टडी रिसेंटली हमने पढ़ी जिसके अंदर हमें पता चला गांव की विमेंस में और शहर की विमेंस में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या? जब शहर की विमेंस प्रेगनेंसी के पास या नियर डिलीवरी होती है तो उनके पास एक नई कंडीशन या एक नई टर्म हमारे पास इजाद हो गई, जिससे हम कहते हैं वाटर ब्रोक होना जी। ब्लैडर लीक हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर उस बेबी वेट को होल्ड नहीं कर पाता और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और वाटर लीक हो जाता है, विच मीन्स कि लेबर स्टार्ट हो चुका है। ये टर्म केवल शहर की विमेंस में पाया गया है, मतलब उनमें परसेंटेज ज्यादा है, उन्हीं में ज्यादा है। गांव की विमेंस को अभी तक इस टर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। दे आर स्टिल एबल टू डिलीवर द बेबी विदाउट एनी कंडीशन कि उनका ब्लैडर लीक हो रहा है,
क्योंकि उनकी डेली रूटीन में नीचे बैठना, उकड़ू बैठ के काम करना, मलासन में बैठना, ये एडेड है। हमारी शहर की विमेंस वो रिसेंटली करती है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तभी ये करती हैं आसन की। हाँ, खड़े रह के ही खाना बनाना। बिल्कुल, खड़े रह के खाना बनाना, खड़े रह के टेबल कुर्सी पे बैठना। नीचे बैठना इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सिंबल भी बन चुका है कि तो नहीं आप नीचे ये बैठ के कहना नहीं चाह रहे करेंगे। हैं कि कुछ समय में नीचे बैठना बैठते चाहिए, रहे। सुखासन में या पद्मासन में, सुखासन वज्रासन। में, पद्मासन में, वज्रासन में, मलासन में, इन आसनों में नीचे बैठना चाहिए। अच्छा। हम काफ़ी विमेन से मिलते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आती हैं, कुछ फ्रेंच होती हैं, यूएस से विमेंस आती हैं। जब उन्हें वो हम बोलते हैं कि आप नीचे मलासन में बैठें, वो बैठ ही नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि उनकी बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं है। और ये कोई एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं है कि एक बूढ़ी औरत है वो नहीं बैठ पा रही, नहीं। 16 साल की, 14 साल की बच्ची भी नहीं बैठ पाएगी, और बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे। हाँ। उनकी बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं है। उनका पहला करेक्ट, उनका टिश्यूज इतना हार्ड हो चुका है, जब हम उन्हें नीचे बैठने को बोलते हैं उनका पहला रिप्लाई होता है इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन यू सिट लाइक दिस। ये पॉसिबल ही कैसे है कि आप इतना नीचे बैठ पा रहे हैं। हमारी हैमस्ट्रिंग तो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। उनकी बॉडी की वो लिमिटेशन बन चुकी है। हमारे अर्बन कल्चर में, रूरल कल्चर में ये मेजर डिफरेंस हो चुका है कि हमने हमारी जो पुरानी तरीके थे उन्हें छोड़ दिया। ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ऐसे कौन से यौगिक पोस्चर्स हैं जो उनको क्योर कर सकते हमारे अभी की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू भी कहा जा सकता है प्रेगनेंसी के लिए कि सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। हैं? सी सेक्शन, सी सेक्शन, सिजेरियन। सिजेरियन डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी को इतना अच्छा मतलब मानते हैं हम कि हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन अभी की ज़्यादातर जो डिलीवरीज हो रही है वो सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही है। अच्छा। बिकॉज जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है कि हाँ फाइनली अ गर्ल इज प्रेग्नेंट, हम उसे कोई भी काम करने से रोक देते हैं। अच्छा। फ्रॉम डे वन हम उसे बोलेंगे आप बैठ जाओ, आप आराम करो, आप रेस्ट करो। डॉक्टर्स भी यही सजेशन दे बिल्कुल, डॉक्टर्स भी यही सजेशन दे रहे हैं। बट हमें ये ध्यान रखने की नीड है कि प्रेगनेंसी 9 मंथ का टाइम है। इस 9 मंथ में आपकी बॉडी इंटरनल सर्वाइव करेगी, हमारे सारे ऑर्गन सेक्रीफाइस हो जाएंगे हमारी ओरिजिनल प्लेस से, जो अभी तक जिस प्लेस पे थे 24-30 साल से, उन्हें ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बेबी के लिए स्पेस बनाना है। विमेन बॉडी से कैल्शियम भी रिड्यूस होगा, क्योंकि बच्चे की हेल्थ को, बच्चे को सारी न्यूट्रिशंस देने हैं, बोन्स के डेवलपमेंट सब देना है बेबी को। उसके बाद हमारी जो विमेंस है वो कुछ काम एक्टिविटी करना छोड़ देंगी, बॉडी इंटरनली वीक होती जाएगी। 9 महीने तक आप कुछ काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी इंटरनली वीक होगी, रिजिड हो जाएगी। और उसके बाद अचानक से 9 मंथ बाद जब डिलीवरी का टाइम आया, वजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, बॉडी पेन एक्सेप्ट करेगी, बट हमारी बॉडी की वो कैपेसिटी ही नहीं होगी कि उसको वापस से गेन कर सके, पेन को बेयर कर सहन सके। सकते, बियरिंग कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। ये शहर की लड़कियों के अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो बहुत लाड़ प्यार से, नाजों से ज़्यादा पली होती है। गांव की लड़कियां अभी भी बहुत रफ एंड टफ है। हाँ, प्यार तो सबको है, लेकिन वो उनके पालन पोषण के तरीके बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पर गांव की लड़कियां हमेशा नीचे बैठ के काम कर लेंगी, वो बोलेंगी नहीं ठीक है मैं कर सकती हूँ, उनको रोका भी नहीं जाता। पैदल भी काफी चलती है, पैदल काफ़ी चलती है, नीचे बैठ के काम कर लेती है, किसी भी एक्टिविटी को करने में पीछे नहीं हटती, वो कर लेंगी कुछ भी। सो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। गांव की वुमेन्स की बॉडी 9th मंथ तक स्ट्रॉन्ग रहती है, और बट शहर की जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी ड्रॉप होती जाती है, इंटरनल कैपेसिटी कम हो जाती है। और एक बड़ा इशू ये भी हमने नोटिस किया कि प्रेगनेंसी बहुत डिलेड प्लान हो रही है। प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, और फिर हम कैसे, फिर वही क्वेश्चन आता है कैसे हम योग से उसको क्योर करें। योग अचानक से 2-3 महीने पहले करने से या 1-2 साल पहले करने से हम चाहें कि ड्रास्टिक चेंज आ जाए, उससे पहले मैं अपन यही डिस्कस करें कि जो अभी 9 मंथ का एक उसकी जो जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी है, उसमें क्या क्या यौगिक पोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे पोजेस है जो किए जाने चाहिए, क्या क्या? काफ़ी सारे। पहला आसन जो बहुत रेगुलर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए करना चाहिए, वो है मलासन। मलासन। कि वो पेल्विस के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, पेल्विस, हैमस्ट्रिंग, क्वाड मसल्स, इनको सबको स्ट्रॉन्ग करता है। ओके। अगर ये मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो ही विमेन उस बेबी को आगे पुश करने की ताकत रखेंगी, वरना वो ताकत नहीं होगी। वो ताकत पूरी तरह पैरों से आती है। दूसरी बात, हमें बदकोन आसन बहुत फ्रीक्वेंसी से करना होगा उस टेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए। सुप्त बदकोन आसन या ऐसे सभी आसन जो कोर और पेल्विस को एंगेज करते हैं, वो सभी आसन हमारे लिए इस टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। पर अगर वो आसन नहीं किए जाएं, लगातार सिर्फ बैठे रहा जाए सारे कामों से, या कहीं की कोई एक्टिविटी नहीं की जाए, खुद को एक पर्टिकुलर प्लेस में लॉक कर लिया जाए, कंफर्ट स्पेस बना के। क्योंकि अब ये हो रहा है ना कि आप कंफर्टेबल हैं
एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, हाथ में आपके टैबलेट या मोबाइल है, उस पे आप वीडियोस देख रहे हैं। ये टेंडेंसी भी कहीं ना कहीं लेडीज को। ये हार्म पहुंचा रही है, इसीलिए कुछ संस्थाओं ने गर्भधान संस्कार के नाम से प्लान्स अपने स्टार्ट किए हैं। गर्भाधान संस्कार। गर्भधान संस्कार, जिसमें 16 संस्कारों में से एक संस्कार हमारा गर्भधान संस्कार है। उन संस्कारों में हम सिखाते हैं कि बच्चे के पास जब आप वो पेट में है तब भी वो नॉलेज ले रहा है, वो आपसे सीख रहा है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु, हाँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि उसने गर्भ में रहते हुए सीख लिया कि किस तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ना था। पूरा नहीं सुन पाया बिकॉज माँ सो। हाँ, सेम तरीके से बेबी जब माँ के पेट में है तब भी वो सुन सकता है, तब भी उसके अंदर कुछ संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। उस टाइम पर हम केवल सोशल मीडिया या और चीज़ों में या लिमिटेड चीज़ों में हम खुद को समेट के रख लेंगे तो वो बेबी के लिए इतना अच्छा नहीं है। वीमेन से उनके सामने एक प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपने आप को हेल्दी रखना। आप क्या कहेंगी और योग क्या करेगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब विमेंस अपनी बॉडी से खुद डायग्नोस कर सकती है और उन्हें वो फील होता है अच्छा। कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। मेजरली इसका एक बहुत अच्छा तरीका हम योग को मानते हैं कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन योग किया जा सकता है, योग मना नहीं होता। जैसे हम इमेजिन कोई जिम जा रहा है या कोई हैवी वर्कआउट कर रहा है तो वो प्रोहिबिटेड होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करने चाहिए, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बट योग किया जा सकता है। पर योग में कुछ पर्टिकुलर आसन ऐसे हैं जो ये इस टाइम पर करना बहुत अच्छा है। जैसे बाल आसन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत हेल्पफुल है। बाल आसन, बाल आसन इट्स चाइल्ड पोज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर विमेंस के अंदर मूड स्विंग्स बहुत मेजर होते हैं, इमोशनली स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें बालासन स्ट्रेस को रिलीव करने में, इमोशनली थोड़ा स्ट्रेंथ वापस डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंड आसन जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन किया जा सकता है वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी एक रेस्टिंग पोज है जिसके अंदर आराम से दीवार के सहारे लेटा जाता है, अपनी बॉडी को, अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की तरफ शिफ्ट करके। ये बहुत रिलैक्सिंग पोज है। ये पीरियड पेन को कम करने के लिए और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये पीरियड्स को थोड़ा इजी कर देता है, उस पेन को रिड्यूस कर देता है और टेन्योर को थोड़ा शॉर्टन कर देता है। अच्छा। ताकि वो जिससे वो ब्लड जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको बेयर करने की नीड नहीं होती। इसके अलावा कुछ रेगुलर आसन जो वुमेन्स को अपनी पेल्विस ग्लैडर के आसपास के मूवमेंट को के लिए करने चाहिए, उसमें से एक है मंडूकासन। मंडूकासन, फ्रॉग पोज। मंडूकासन स्टमक के आसपास और ओवरी के आसपास की हेल्थ को अश्योर करने में हेल्प करता है। मेंस भी इसे कर सकते हैं, हाउएवर ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अच्छा। तो ये आसन विमेंस कर सकती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उनको बहुत हेल्प। योग का प्रचार सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उसको कर कम रहे हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती है पर हम कर नहीं पाते। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो बहुत आसान है और हमें लगता है हमें क्यों करनी है, ये तो हो जाएंगी, इसमें क्या मुश्किल है, इससे हो क्या जाएगा। ये थॉट बहुत जल्दी माइंड में आ जाता है और उससे कॉप अप करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम खुद की ईगो के आगे आ जाते हैं बेसिकली। सो हाँ, योग के लिए खुद को टाइम निकालने की नीड है, हमें खुद से वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर बीमार हम खुद हुए तो दवाई खुद को लेनी होती है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बॉडी को एक्सेप्ट कराने के लिए थोड़ा एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया की रील्स को देख के हम परफॉर्म करें या किसी एक इंस्ट्रक्टर की देख रेख में परफॉर्म करें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। आसन अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हम खुद से परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कोई डरने की या गिरने की आशंका नहीं होती। पर ऐसे आसन जिसमें बॉडी को ज़्यादा मेजर मूवमेंट चाहिए, उनमें उन्हें किसी के सुपरविजन में, किसी ट्रेन पर्सन के सुपरविजन में होने की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत क्रूशियल टाइम है, वो ऐसा टाइम है जिसमें आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम अकेले कुछ आसन करें या कोई एक्सीडेंट हो तो फर्स्ट उस चीज़ से हमें बहुत सिक्योरनेस फील हो जाती है कि कोई है जो हमें सपोर्ट करेगा, कोई है जो हमें पकड़ लेगा, संभाल लेगा। कई बार खुद से हम आसन करने पे कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, क्योंकि योगा एक बहुत अंदर से की जाने वाली इंटरनल प्रैक्टिस है। तो जब तक इंटरनली आप खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे, किसी ट्रेन पर्सन से नहीं सीखेंगे, हम उस एक्चुअल टेस्ट को नहीं पा पाएंगे कि एक्चुअली ये कैसा होता है। अकेले केवल एक पिक्चर देख के किसी आसन को परफॉर्म करना और किसी ट्रेन पर्सन के गाइडेंस में उसको करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या क्या फ़ायदे योग से
किसी प्रेग्नेंट वीमेन को होंगे जिससे वो इजीली इस टाइम को निकाल सके? प्रेगनेंसी के टाइम पे योग से फ़ायदे तो बहुत हैं। पहला फ़ायदा तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्ट्रेसेस को, जैसे कि आने वाले फ़ियर से, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाला डर है, कई लड़कियां पैनिक कर जाती हैं ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी के टाइम पे, उस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली, ये बॉडी को अंदर से इतना स्ट्रांग बना देता है कि आने वाले सिचुएशन के लिए बॉडी इंटरनली प्रिपेयर होती है। प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, रोलर कोस्टर राइड जैसा होता है। रोलर कोस्टर राइड है ये। यस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हंसने का मन है, कभी रोने का, कभी मीठा खाना है, कभी खट्टा खाना है, बहुत सारी अलग अलग मूड्स होते हैं। उन्हें थोड़ा सा बैलेंस करने में, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। पर हाँ, फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसके अलावा योग से वो खुद की बॉडी को, खुद की लोअर बॉडी को इतने अच्छे से हम प्रिपेयर कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आने वाले प्रॉब्लम को वो फेस कर पाएंगी। ड्यूरिंग लेबर उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीवरी के बाद उनकी वॉकिंग कंडीशंस रहेगी, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिलीवरी के बाद 3 दिन तक हमें चलने ही नहीं दिया जाता विमेंस को। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी में तो फिर भी एक बार के लिए चलने के लिए दे दिया जाता है, बट सी सेक्शन में ये ऑप्शन भी नहीं होता। हमारे पैरों की ताकत बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी रिकवरी जल्दी कर पाएगी, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सी सेक्शन में एक लड़की के पेट के 7 लेयर्स को कट करके फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है, और एक डिनर प्लेट के साइज का घाव हमारी ओवरी में छोड़ दिया जाता है आफ्टर टेकिंग द बेबी आउट। तो उस घाव को पूरी तरह क्योर होने में 2 साल का वक्त लगने वाला है। तो सोचिए वो घाव कितना बड़ा होगा। उस घाव को झेलना है, उस बच्चे को दूध पिलाना है, उस बच्चे को नरिश करना है। क्योंकि कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस उस दौरान वीमेंस बॉडी में होते हैं। करेक्ट। उसके बाद सेम टाइम पर डीलेड प्रेगनेंसी है, काफ़ी लेट एज में अभी विमेंस बच्चे प्लान कर रही हैं। तो बेबी के होने के बाद, चाहे उनके पेट में स्टिचेस लगे हों, चाहे किसी भी कंडीशन में उन्होंने बेबी को डिलीवर किया हो, उसके बाद उन्हें उस बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चा हैवी हो, हल्का हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो माँ को उसको फीड करना पड़ेगा। पता नहीं कितनी रातों तक उसके लिए पूरी पूरी रात जगना पड़ेगा, दिन में सो पाएगी नहीं पाएगी पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। उसके लिए बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने का काम योग करेगा। योग के टाइम पर जब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट नटाल बेबी होने के 3 महीने के बाद योग वापस शुरू किया जा सकता है। आप प्रीफर करती हैं कि जिससे कि आप अब अगली जर्नी को स्टार्ट करें? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी और प्रेगनेंसी के बाद भी जो सबसे अच्छे आसन हैं या जो सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें से एक है दंड बैठक लगाना। दंड बैठक? हाँ, वो दंड जो बैठक हमारी लगाना। देसी एक्सरसाइज होती है। देसी एक्सरसाइज, बिल्कुल। दंड बैठक बहुत हेल्प करती है। और आसन की बात करें तो ताड़ आसन, उत्कट आसन, त्रिकोण आसन, तिर्यक त्रिकोण आसन, मल आसन, पश्चिम उत्तान आसन, सेतुबंध आसन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो किसी के सुपरविजन में, बट हाँ, किए जा सकते हैं, जो पूरी तरह बॉडी को क्योर करने में और जो रिकवरी है उसे इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। बहुत ही सुंदर और अच्छी बात आपने बताई। एज बढ़ने के साथ साथ जो 40s और 50s के लोग हैं या 35 प्लस वीमेंस मैन, सब में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, खाने पीने की आदतों से या सिटिंग हैबिट से या और कुछ आदतों से। प्लीज़ उनको सजेस्ट करिए कि योग कैसे उनकी करेगा मदद। ओबेसिटी ये सच में बहुत बड़ा एक इशू है अभी के टाइम पर, कि इंडियंस में ये मेजरली टेंडेंसी पाई गई है कि इंडियंस में स्टमक के आसपास फैट ज़्यादा बढ़ता है। हमारे हाथ पैर कंपैरेटिवली थोड़े पतले हो सकते हैं, पर हाँ, मोस्टली स्टमक के आसपास और लोअर बॉडी में वेट बढ़ा हुआ मिलता है, चाहे विमेंस हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही इक्वल है। जो इंटेस्टाइन्स के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इतने अच्छे कंसिडर नहीं किए जा सकते, बिकॉज फैट टिश्यूज ग्रोथ में इतना हेल्प नहीं करेंगे। इट्स हार्मफुल फॉर अस। तो उसे फिक्स करने के लिए योग बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि योग में हमारी क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हम कभी पेट पे दबाव डालते हैं, कभी उसे खींचते हैं, कभी मरोड़ते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे ओबेसिटी के लिए अगर हम किसी को सच में वजन कम कराना ही चाहते हैं या पेट के आसपास का वेट हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम उन्हें हनुमान दंड करवा सकते हैं। हनुमान दंड? हनुमान दंड ये एक देसी पुशअप का टाइप आप कह सकते हैं। हनुमान दंड कर सकते हैं, वृश्चिक दंड कर सकते हैं, वशिष्ठ दंड कर सकते हैं। इसके अलावा नौका आसन किया जा सकता है, जो कोर मसल्स को बहुत अच्छे से इंगेज करने में हेल्प करता है। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे कई सारे योगाचार्य बहुत टाइम से कर रहे हैं, और आप पाएंगे कि योगाचार्य ज़्यादा हेल्दी नहीं होते।
हम बहुत लीन बॉडी के, लीन बॉडी। ज़्यादा हमारी मसल्स अपीयर नहीं होंगे, लेकिन हम जानते हैं हमारी शरीर अंदर से कितना मजबूत। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है योगा में और बाकी चीज़ों में, कि हमारी बॉडी अंदर से साफ भी रहेगी प्लस अंदर से मजबूत भी रहेगी। हमारा जो यूथ है वो जिम जाना प्रीफर कर रहा है। बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं, स्क्रीन पे बड़े बड़े ऐसे लोग दिखते हैं। हम कैसे उनको योग की तरफ मोड़ें? मध्यम मार्ग तो निकाला जा सकता है, पर हाँ ये बात आपने सच कहा कि हमारा यूथ जो दिखाया जा रहा है उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ऐसे पाउडर्स, प्रोटीन पाउडर्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, ये काफ़ी आम हो गया है आज। इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा नुकसान भी है। जैसे स्टेरॉइड्स आपकी बोन्स को इम्पैक्ट करते हैं, ये पेन को तो कुछ देर के लिए कम कर देंगे, बट वो आपके बोन्स को लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस विमेंस के अंदर भी ये बहुत होता है, उनकी बोन्स अंदर से खोखली होने लग जाती है, और गठिया भी कई लोगों को बहुत जल्दी बन जाता है अर्ली एज में, बहुत जल्दी एज में इस टाइम पर ये टेंडेंसी बढ़ रही है। और जिम की अगर हम बात करें तो जिम में जो बॉडी दिखाई जाती है, क्या आपको सच में लगता है वो इतनी अट्रैक्टिव है? क्योंकि उनके पास मसल तो है ही नहीं, उनके पास देखने में स्किन तो ही लगता नहीं ही है। है। देखने में बिल्कुल लगता है। आप सोचिए, एक विशाल अच्छा शरीर, बहुत अच्छी सी गठी हुई शरीर। मैंने देखा है कि वीमेंस भी आजकल बॉडी बिल्डिंग में और इसमें आ रही हैं कुछ पोजेस। बिल्कुल विमेंस बॉडी बिल्डिंग में आ रही है। आप सोचिए, विमेन बॉडी का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा उपहार जो भगवान ने हमें दिया है वो है कोमलता, सॉफ्टनेस। विमेंस के पास वही नहीं है। उन्होंने अपनी बॉडी को मस्कुलिन दिखाने के लिए उसी एक राह पे चलते हुए मसल गेन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अपनी सॉफ्टनेस को, जो कामनेस और जो एक मातृत्व वाला भाव होता है एक वुमेन को देख के, वो कम कर दिया। तो वुमेन्स ने, इमेजिन कीजिए कोई भी एक लड़की है 18, 20, 21 किसी भी एज की, उसने बहुत अच्छी मसल्स बनाई, पेट के आसपास उनकी कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग है, 6 पैक एब्स है, बिल्कुल 6 पैक एब्स है। अब वो बच्ची प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, क्या उसकी ओवरी को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलेगा? उसकी मसल्स ने उन्हें रोक रखा है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगा। अब यही केस हम इमेजिन करते हैं आदमियों में, उनके स्टमक के आसपास बहुत अच्छे मसल्स बने हुए हैं, और वो मसल्स इतने ज़्यादा टाइट हो गए हैं वो इंटेस्टाइन्स को काम नहीं करने दे रहे। क्या उनका डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन भी हो सकते हैं, स्टमक अपसेट रह सकता है, उनकी पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करेंगी। वही मसल्स उन्होंने चेस्ट के आसपास बना लिए, तो उनका हार्ट ठीक से काम कर पाएगा, लंग्स ठीक से काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू है। अभी के टाइम पे बहुत अच्छे मसल मैन्स हार्ट अटैक लेके मर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा केस सुना होगा सिद्धार्थ शुक्ला का। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान ऐसे ही चला गया। कैसे चला गया? वो उसका लाइफस्टाइल था। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन कंज्यूम किया, हाई प्रोटीन डाइट ली, बहुत ध्यान रखा कार्ब्स का, कैल्शियम्स का, सब चीज़ का, फिर भी चला गया। अपने लाइफ स्टाइल में भी तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। हम प्रकृति तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, मृदा तत्व इनके पास रहते हैं तो सर्वाइवल हमारा अच्छा रहेगा। योग का एक मूल कारण है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति ने जिस जीव को जितनी जल्दी सांस लेने की क्षमता दी, उतनी जल्दी वो चला जाएगा। एक डॉग बहुत जल्दी ब्रीथ करता है, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। एक हाथी बहुत धीरे सांस लेता है, कछुआ बहुत धीरे सांस लेता है, मगरमच्छ और सांप बहुत धीरे सांस लेते हैं, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। हम जितना जल्दी सांस लेंगे उतना जल्दी हम उसको लूज़ करते जाएंगे। योग हमें सांस लेने का तरीका सिखाता है, और कोई पद्धति सिखाए ना सिखाए, नृत्य से, पेंटिंग से, कार्डियो से, जुम्बा से, जिम से आप सांस लेना सीखे ना सीखे, आप योग से जरूर सीखेंगे। प्राणों का आयाम, प्राणायाम। करेक्ट। तो वो पहला आयाम हमें योग सिखाता है, जो हमें प्रकृति के सबसे पास रखने में मदद करता है। पोस्ट प्रेगनेंसी बात कर ली, फिर जब एज बढ़ती है तो एक ऐसी स्टेज आती है मीनोपॉज की। उस दौरान आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने क्लाइंट्स को, और वो कौन कौन से यौगिक प्रक्रियाएं वहाँ अपना सकती हैं? मेनोपॉज एक विमेन की लाइफ का पर्टिकुलर पार्ट है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से खुद को फ्री मानती है कि अब पीरियड्स नहीं होंगे, अब कोई चाइल्ड बर्थ का चांस नहीं है, फाइनली वी आर फ्री। बट मेनोपॉज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में आती है। ये फिर से हार्मोनल डिसबैलेंस लेके आता है। हमारी बॉडी से जो ब्लड रेगुलरली प्योरीफाई होकर निकल रहा था वो बंद हो जाएगा, वो वहीं पर स्टे करेगा। हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, बॉडी सैगिंग की तरफ चली जाएगी, मतलब स्किन अपनी जो क्वालिटी है उसे लूज करना स्टार्ट कर देगी। हमारी ओवरीज हम अपनी पावर छोड़ देगी, वो बस एक ऑर्गन की तरह बॉडी में रहेंगी, वो कुछ काम नहीं करेंगी। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्गन का वेट हमें बेयर करना होगा।
तो उस टाइम पर ऐसे सभी एक्सरसाइज जो पेल्विक फ्लोर को और पेल्विस ग्रेडर को इम्पैक्ट करते हैं, जो हिप्स के मोबिलिटी और रोटेशंस को काम में लेने में हेल्प करते हैं, वो सभी एक्सरसाइज हम करते हैं। अभी कुछ लोग उसे कीगल वर्कआउट्स भी कहते हैं, कीगल वर्कआउट्स, बट ये वास्तविकता में योग अभ्यास था जो एक विदेशी साइंटिस्ट कीगल ने यहाँ पे अभ्यास किया और उसने पाया कि उसकी पावर बढ़ गई है, रिप्रोडक्टिव पावर यू कैन से कि बढ़ गई है, और उसने उन अभ्यासों को अपना नाम दे दिया। ये अभ्यास और कुछ नहीं थे, हमारे दंड थे, जिसमें हनुमान दंड कीगल वर्कआउट में होता है, बाल आसन, मल आसन, ये सभी कीगल वर्कआउट्स में है, जबकि ये हमारे आसन है। योग 100-200 साल पुराना नहीं, हज़ारों साल पुराना है, तो हमारे ही ज्ञान को अलग नाम दे दिया गया। भारतीय ज्ञान जो योग है उसको मान्यता अब मिल रही है विदेशों में, यूरोप में, यूएस में, काफ़ी बड़ी बड़ी वहाँ सभाएं, सेमिनार्स आयोजित होती हैं, योग के प्रोग्राम्स होते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि वो लोग हमको कैसे देख रहे हैं योग के बारे में? योगा को, ये सच बात है, अभी भी बहुत कमतर माना जाता है कि ये तो सिर्फ योगा ही तो कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा। योगा जीने का एक पूरा तरीका है, ये अंदर से खुद को, वास्तविकता में जो हमारा शरीर है उसे अंदर से जीना सिखा सकता है। बाहर से तो सभी जी रहे हैं, कितनी सारी तकनीकें हैं, और रही विदेशियों की बात, तो वो अभी भी हमें गुरु के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जो योग का मूल तत्व है वो अभी भी हमारे पास ही है, वो अभी तक पूरा बाहर पहुंचा नहीं है। इसे जितनी जल्दी बचाया जा सके उतना अच्छा। मानवी, आपने बहुत अच्छी बातें योग के बारे में, और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा उससे रिलेटेड आज हमने पॉडकास्ट आपके साथ किया, अपने टाइम निकालना, थैंक यू सो मच। आप कुछ और व्यूअर्स को कहना चाहें तो वो एक लास्ट कमेंट आपका हमारे व्यूअर्स के लिए है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विमेंस को स्पेसिफिकली ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि योग के माध्यम से अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए इसे अपनाएं, एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। स्टे हेल्दी, स्टे बेस्ट। और ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट था इंटरनेशनल योग दिवस के लिए, मानवी योगाचार्य के साथ। अच्छे और इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हर वेडनेसडे द डिटॉक्स शो पर, पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। स्टे ट्यून्ड टिल देन। नमस्कार फ्रॉम दिनकर शर्मा।